गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अशुद्धि शोधन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाक्य पदों का ऐसा व्यवस्थित समूह होता है जिससे पूर्ण अर्थ देने की क्षमता होती है। वाक्य के द्वारा हम जो वक्ता है उसके मंतव्य को समझते हैं और अपने भाव को किसी और को समझा पाते हैं। वाक्य का निर्माण अनेक पदबंधों से होता है और एक पदबंध का निर्माण अनेक पदों से होता है। और पदों का निर्माण है वह शब्द से होता है। अनेक बार व्याकरण के नियमों की समुचित जानकारी न होने के कारण अशुद्धियां हो जाती है, जिससे वाक्य अशुद्ध बन जाता है। वाक्य रचना की अशुद्धि से बचने के लिए हमें वर्तनी का ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य रचना का ज्ञान और विराम चिन्हों का प्रयोग का ज्ञान हमें होना चाहिए। वाक्य रचना में मुख्य रूप से दो बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, एक पदक्रम पर और एक वाक्य में प्रयुक्त पदों के आपसी संबंध पर। आज हम अशुद्धि के कारण और उसका अशुद्धि शोधन करना सीखेंगे। किस प्रकार से या किस कारण से अशुद्धियां हो सकती हैं और उनको हम किस प्रकार से संशोधित कर सकते हैं, आज हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहला कारण है पदक्रम का कारण। जैसे कि हम जानते हैं हिंदी भाषा में सबसे पहले कर्ता, कर्म और फिर क्रिया का पदक्रम सुनिश्चित किया गया है। अगर वह पदक्रम भंग होता है तो वह अशुद्धि का कारण बन जाता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया गया है, जाऊं कहाँ, मैं तो आप पर ही निर्भर करता हूँ। तो हम इसको सही करेंगे, क्योंकि कहाँ जाऊं जब मैं आप पर निर्भर हूँ। इस प्रकार से इसका पदक्रम हमने बदल दिया और यह शुद्ध वाक्य बना। वह पुस्तक जो अलमारी में रखी है वह बहुत अच्छी है। यहाँ पर भी पदक्रम अव्यवस्थित है, हम पदक्रम को व्यवस्थित करेंगे। जो पुस्तक अलमारी में रखी है वह बहुत अच्छी है। इसी प्रकार अशुद्धि का दूसरा कारण बनता है पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति दोष से तात्पर्य है जब वाक्य में एक ही अर्थ देने वाले शब्द दो बार प्रयोग करें, अलग अलग पर्यायवाची रूप में, अलग अलग शब्दों के रूप में। अर्थ एक है पर शब्द दो हैं और पर्यायवाची हैं वो, उसे हम पुनरुक्ति दोष कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए हमें एक पद को या एक शब्द को चुनना होगा, दूसरे पद को उस वाक्य से हटाना होगा। जैसे कि उदाहरण दिया है आपका भवदीय, तो हम यहाँ पर लिखेंगे या तो आपका या फिर भवदीय, क्योंकि दोनों पर्याय है और एक ही अर्थ को दे रहा है, तो ये पुनरुक्ति दोष माना जाएगा। जैसे कि प्रियंका मेरी परम प्रिय स्नेही है, तो यहाँ पर स्नेही और प्रिय एक ही अर्थ देता है और दो बार इसका प्रयोग किया गया, तो ये पुनरुक्ति दोष है। तो हम इसे लिखेंगे प्रियंका मेरी परम प्रिय है या फिर परम स्नेही है, दोनों में से एक ही हम लिखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा कारण है वाक्यों का अशुद्ध होने का, वह तीसरा कारण है संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। संज्ञा संबंधी अशुद्धियों से तात्पर्य है कि संज्ञा का प्रयोग करते समय उनके सही अर्थ की जानकारी न होने के कारण या फिर अपने कथन को प्रभावशाली बनाने के लिए हम उसका अशुद्ध प्रयोग कर देते हैं। कई बार वाक्य में जो संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है उसका हमें सही अर्थ ज्ञान नहीं होता, या फिर हम अपने बात को प्रभावशाली बनाने के लिए उस संज्ञा शब्द का जो कि वहाँ अनुचित है उसका प्रयोग कर देते हैं, तब भी हमारा वाक्य अशुद्ध बन जाता है। जैसे कि मृत्यु के समय उसके भाई की अवस्था 20 वर्ष थी, तो यहाँ पर मृत्यु के समय उसके भाई की आयु 20 वर्ष थी, अवस्था नहीं, यहाँ पर आयु होना चाहिए। यह गलत संज्ञा शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। जैसे कि मैं मिठाई खरीदने के हेतु बाजार गया था, मैं मिठाई खरीदने हेतु बाजार गया था, के हेतु नहीं आएगा, केवल मैं मिठाई खरीदने हेतु बाजार गया था। इस प्रकार से हम लिखेंगे। उसके गले में मोती की कड़ियां हैं, उसके गले में मोती की लड़ियां हैं होता है, तो ये गलत संज्ञा का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, तो ये संज्ञा संबंधी अशुद्धि है और इसके लिए हम उस संज्ञा शब्द के स्थान पर सही संज्ञा शब्द का प्रयोग करेंगे। नदियां अपने साथ उपजाऊ रेत लाती है, नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती है, रेत नहीं, तो रेत गलत संज्ञा शब्द है, हम इसके स्थान पर मिट्टी का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार लिंग संबंधी अशुद्धियां, जब जेंडर संबंधी हम गलतियां करते हैं तब भी हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे कि यह बुद्धिमान स्त्री है, जबकि स्त्री लिंग में बुद्धिमान शब्द गलत होता है, बुद्धिमती आता है, तो ये बुद्धिमती स्त्री है, तो हमने लिंग संबंधी गलती करी, इसलिए यहाँ पर यह अशुद्ध वाक्य बना। इसी तरह एक महान व्यक्ति आई है, तो यहाँ पर हमने व्यक्ति आया है होना चाहिए, यहाँ पर लिंग संबंधी गलती है, एक महान व्यक्ति आया है। और इसी
इसी प्रकार से यहाँ पर हम लिख देंगे गुणवान स्त्री सर्वत्र पूजी जाती है। गुणवती आएगा, गुणवान पुल्लिंग के लिए या पुरुष के लिए आता है ये विशेषण। तो यहाँ पर लिंग संबंधी हम अशुद्धियों को, जब वो अशुद्धि होगी तो उससे वाक्य शुद्ध हो सकता है, इसलिए लिंग संबंधी अशुद्धि संशोधन यहाँ पर हमने देखा। आज बाजार में एक भी दुकान नहीं खुला, दुकान स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर क्रिया भी स्त्रीलिंग में आएगी। आज बाजार में एक भी दुकान नहीं खुली। नेक्स्ट वन है वचन संबंधी अशुद्धियां। जो वचन संबंधी यानी कि एक वचन और द्विवचन संबंधी, जो एक वचन और बहुवचन संबंधी हम गलतियां करते हैं उससे भी हमारा वाक्य गलत हो जाता है। जैसे कि कई शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि आंसू है, प्राण है, दर्शन है। अगर हम उन्हें एक वचन में प्रयोग करते हैं तो वह गलत होगा। जैसे कई शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे पानी है, जांच है। तो ऐसे शब्दों को अगर हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो वह गलत या अशुद्ध माना जाएगा। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, सीता की आंख से आंसू बह रहा था। तो यहाँ पर जो आंसू है वह बहुवचन में प्रयुक्त होता है, इसलिए सीता की आंख से आंसू बह रहे थे या रहे थे, इस प्रकार हम लिखेंगे। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। तो यहाँ पर ये भी गलत है। यहाँ पर वचन संबंधी गलतियां हैं। जो शब्द पर्टिकुलर जो नियमानुसार शब्दों को पुल्लिंग या बहुवचन में या एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, अगर हम उन्हें उल्टा प्रयोग करें यानी बहुवचन में प्रयोग होने वाले एक वचन में और एक वचन में प्रयुक्त होने वाले बहुवचन में प्रयोग करें तो वह हमारा गलत हो जाएगा, वाक्य ही गलत हो जाएगा। उसे कितना आम चाहिए, तो यहाँ पर हम जो वचन संबंधी गलती है तो हम इसे लिखेंगे उसे कितने आम चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसको अशुद्धि को संशोधित करेंगे। नेक्स्ट है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। जैसा कि हम जानते हैं कि वाक्य में जो रचना में सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। सर्वनाम को यथास्थान प्रयोग न करना या सर्वनामों का अधिक प्रयोग करने से वह वाक्य हमारा गलत हो सकता है और वह सर्वनाम संबंधी अशुद्धि होती है। बिना जरूरत के ही प्रयोग किया जाए, है ना, और या फिर गलत स्थान पर प्रयोग किया जाए सर्वनाम का, तो वह सर्वनाम संबंधी अशुद्धि मानी जाएगी। जैसे कि उदाहरण के लिए मेरे को आपका काम बहुत पसंद है। तो मेरे को यह अशुद्ध सर्वनाम है, तो मुझे आपका काम बहुत पसंद है। इसी प्रकार सीता जी ने श्री राम से कहा वह भी उनके साथ साथ वन को चलेगी। तो यहाँ पर अशुद्धि है। सीता जी ने राम से कहा कि मैं भी आपके साथ साथ वन को चलूंगी। तो यहाँ पर जो सर्वनाम का प्रयोग है वह गलत किया गया है और इसको शुद्ध करके बनेगा सीता जी ने राम से कहा मैं भी, वह भी नहीं, मैं भी गलत सर्वनाम का प्रयोग था। अब नेक्स्ट है विशेषण संबंधी अशुद्धियां। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, हम सभी जानते हैं। कई बार जो विशेषता बताने के स्थान पर वह सही उस जो संज्ञा शब्द है उसका सही वास्तविक विशेषण न होने पर भी विशेषण संबंधी अशुद्धियां हो जाती है। जैसे कि विशेषण संबंधी अनेक अशुद्धियां देखने में आती है। कभी कभी वाक्य में अनावश्यक, अनुपयुक्त तथा अनियमित प्रयोग में से वाक्य प्रभावहीन हो जाता है। वाक्य रचना के समय संज्ञा और क्रिया के साथ विशेषण का प्रयोग अधिक सचेत होकर के हमें करना चाहिए। जैसे कि यहाँ लिखा है सीता और गीता का घोर संबंध है। जो संबंध की विशेषता घोर है वह अनुपयुक्त है, गलत है। यहाँ पर घनिष्ठ आता है जो कि एक प्रेम को दिखाता है दोनों मित्रों की। इसी प्रकार एक दूध का गिलास दो, यहाँ पर एक दूध नहीं होता, दूध का एक विशेषण गलत, एक है। यहाँ पर यह जो विशेषण है एक, ये गिलास का होना चाहिए, तो हम लिखेंगे दूध का एक गिलास दो। इसी प्रकार जैसे कि गाय लाल चर रही है, तो गाय लाल नहीं, इसका विशेषण पहले आएगा संज्ञा के, लाल गाय चर रही है। विशेषण के बाद है क्रिया संबंधी अशुद्धियां। वाक्य रचना में क्रिया बहुत प्रभावी होती है, हम सभी जानते हैं। क्रिया से ही हमें हिंदी में एक वचन और बहुवचन का पता चलता है। इसीलिए सदैव क्रिया का प्रयोग उचित ही करना चाहिए। क्रियापदों का अनावश्यक प्रयोग, यथास्थान प्रयोग न करना, अनुपयुक्त क्रियापद का प्रयोग करना सहायक क्रिया में अशुद्धि तथा क्रियाओं में असंगति के कारण अशुद्धियां हो जाती है। मैं संकल्प लेता हूं कि इस वर्ष कड़ी मेहनत करूंगा। तो जो यहाँ पर
क्रिया है कर संकल्प लेता हूँ, यहाँ पर यह अशुद्ध है, यहाँ पर आता है मैं संकल्प करता हूँ, तो ये क्रिया संबंधी अशुद्धि है। मैं इस बात के स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, मैं इस बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। करने की अनावश्यक क्रिया का प्रयोग किया गया, करने की जरूरत, यहाँ पर करने का जो शब्द या पद ये क्रिया है, इसकी आवश्यकता नहीं, केवल मैं इस बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, यही उपयुक्त है। आप लोग अपना हस्ताक्षर बना दें जो क्रिया गलत है, अब आप लोग अपना हस्ताक्षर कर दें। इस प्रकार क्रिया संबंधी अशुद्धियां देखने को मिलती है वाक्य में, जिससे पूर्ण वाक्य ही अशुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट कारण है वाक्य के अशुद्ध होने का, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। क्रिया विशेषण से तात्पर्य है जो पद क्रिया की विशेषता बताए उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो कई बार क्रिया का जो विशेषता बताने वाले जो पद हैं वह गलत होते हैं या अशुद्ध होते हैं या उनका गलत प्रयोग किया जाता है, भूलवश समान अर्थक शब्दों का एक साथ प्रयोग कर लिया जाता है, तो क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां वाक्य में आ जाती हैं, जिससे पूर्ण वाक्य ही गलत माना जाता है। जैसे कि वह बड़ा चालाक है, तो चालाक क्रिया है, इसकी विशेषता बड़ा है, पर यहाँ पर ये बड़ा जो विशेषण है क्रिया विशेषण वह गलत है, अनुपयुक्त है, यहाँ पर आएगा वह बहुत चालाक है। इसी प्रकार जितना गुड़ डालोगे वही वही मीठा होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, तो मीठा क्रिया है और इसका जो विशेषण है वही वह गलत है, बल्कि इसके स्थान पर आना चाहिए उतना ही मीठा होगा। इस प्रकार से क्रिया विशेषण जो अशुद्धियां हैं वह हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है कारक चिन्हों एवं परसर्गों की अशुद्धियां। कारक चिन्हों एवं परसर्ग समझते हैं, जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं 8 कारक होते हैं और कारक चिन्ह होते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये परसर्ग भी कहलाते हैं, कारक चिन्हों को हम परसर्ग भी कहते हैं। इनसे संबंधित जो अशुद्धियां हैं उससे भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है हमारा। जैसे कि उदाहरण के रूप में राम उपवन में सैर करने जाता है, राम उपवन की सैर करने जाता है, तो में जो कारक चिन्ह है वह गलत है, यहाँ पर संबंध कारक आएगा, उपवन की सैर करने जाता है, उपवन में नहीं आएगा, उपवन की आएगा। मैं अपने मित्र को मिला, मैं अपने मित्र से मिला, को नहीं, यहाँ पर जो कारक चिन्ह लिया इन्होंने को कर्म कारक में, यहाँ पर करण कारक में आएगा, मैं अपने मित्र से मिला। उसी प्रकार उसने सारा दोष अपने सिर पर ले लिया, उसने सारा दोष अपने सिर ले लिया, सिर पर नहीं आएगा, सिर ले लिया, ये पर जो कारक चिन्ह है वो गलत प्रयोग किया गया है। तोता वृक्ष में बैठा है, तोता वृक्ष में नहीं वृक्ष पर बैठा है। इस प्रकार से यह कारक चिन्ह संबंधी अशुद्धियां हैं जिनको हम यहाँ पर अशुद्धियों को शुद्ध करेंगे। नेक्स्ट है हमारा अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धियां। अधिक पदत्व मतलब है कि जैसे कि वह इतना मूर्ख नहीं है जितना कि आप समझते हैं, वह इतना मूर्ख नहीं है जितना आप समझते हैं। अधिक पदत्व से मतलब होता है जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं वह इतना मूर्ख नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं, तो यहाँ पर की जो शब्द है उसके मतलब की पद है उसका अनावश्यक प्रयोग है। जब वाक्य में अनावश्यक पदों का प्रयोग किया जाए जो कि जरूरत ही नहीं है तो उसे हम पदत्व संबंधी अशुद्धियां कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण है, रीता आम को खरीद रही है, तो यहाँ को की कोई आवश्यकता नहीं, रीता आम खरीद रही है पर्याप्त है। यहाँ पर जो को है वह अधिक पदत्व का उदाहरण है और अधिक पदत्व अशुद्धि से वाक्य अशुद्ध हो गया हमारा। कृपया पत्र का उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें, कृपया पत्र का उत्तर शीघ्र दें, यहाँ पर अधिक पदों का प्रयोग किया, पत्र का उत्तर शीघ्र दें, बस देने की कृपा करें जरूरत नहीं है, और यहाँ पर ये अधिक पदत्व से बचने के लिए हमें ये अशुद्धि संशोधन करना पड़ेगा, या उन जो अनावश्यक पदों का प्रयोग किसी वाक्य में किया जाता है उन्हें हमें हटाएंगे। नेक्स्ट है अन्वय संबंधी अशुद्धियां। जैसे कि श्याम जो मेरा मित्र है वह यह रुपए दे दे, सॉरी को यह रुपए दे देना, श्याम को जो मेरा मित्र है रुपए दे देना। अन्वय से संबंध मतलब होता है क्रमबद्धता, पदों की क्रमबद्धता संबंधी अशुद्धियां। कौन सा क्रम, कौन सा शब्द उसके अर्थ अनुसार जो भी वो इंडिकेट कर रहा है, जो भी उसका मीनिंग हमें समझा रहा है उसके अकॉर्डिंग पदों का क्रम होना चाहिए, तब अन्वय एक दूसरे से जो पद हैं उनका संबंध स्थापित नहीं होता तो वह अन्वय संबंधी शुद्धि माना जाता है। जैसे नेक्स्ट उदाहरण है, आपका पत्र जिसे आपने लिखा था वह मिल गया,
आपने जो पत्र मुझे लिखा था मुझे मिल गया। तो यहाँ अन्वय गलत है, जिसे आपने लिखा था वह मिल गया है। आपका पत्र, तो यहाँ पर आपने जो पत्र मुझे लिखा था वह मिल गया, तो यहाँ पर मुझे मिल गया यहाँ पर आएगा। तो ये अन्वय संबंधी, अन्वय से तात्पर्य होता है पदों के आपसी संबंध के अनुरूप क्रम, पदों का क्रम व्यवस्थित करना। जब यह अशुद्धि हो, पदों का क्रम उनके अन्वय यानी आपसी संबंध से संबंधित ना हो, तो उसे क्रम अव्यय संबंधी अशुद्धि माना जाता है, अन्वय संबंधी अशुद्धि माना जाता है। नेक्स्ट है अव्यय संबंधी शुद्धियां। अव्यय अर्थात वह पद या वह शब्दों को कहते हैं जिनका व्यय न हो, या हम कहें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और निपात शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। जैसे पढ़ो नहीं तो अपने घर जाओ, पढ़ो या अपने घर जाओ। तो जो नहीं तो लिखा है, यह पद जो अव्यय है वह यहाँ पर अनुचित प्रयोग है, तो यहाँ हम या लिखेंगे, पढ़ो या अपने घर जाओ। तो अव्यय हम सब संस्कृत में भी करते हैं। अव्यय वह पद होते हैं जिनका संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये चारों ही अव्यय माने जाते हैं, संबंध बोधक, संबोधन बोधक और समुच्चय बोधक और क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है मान लो यदि तुम असफल हो जाओ तो क्या करोगे। यदि तुम असफल हो जाओ तो क्या करोगे। तो यदि का प्रयोग करना है, मान लो की आवश्यकता नहीं, यदि तुम असफल हो जाओ तो क्या करोगे। इसी प्रकार जैसे कि ज्यों ही मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी चल पड़ी, ज्यों ही मैं स्टेशन पर पहुंचा त्यों ही गाड़ी चल पड़ी। तो यहाँ जो इन्होंने अल्प विराम दिया है उसके स्थान पर त्यों ही आएगा। तो यहाँ पर हमें अशुद्धि संशोधन करना है। अव्यय संबंधी अशुद्धि, जब अव्यय का गलत प्रयोग, अनुचित प्रयोग या अधिक प्रयोग किया जाए तो अव्यय संबंधी अशुद्धि माना जाता है। नेक्स्ट है विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे मैं अब क्या करूं, तो यहाँ पर जो पूर्ण विराम दिया है मैं अब क्या करूं, जबकि यहाँ प्रश्नवाचक होना चाहिए, तो हम इसे अशुद्ध मानेंगे। जैसे कि शुद्ध करके हमने लिखा मैं अब क्या करूं, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये जब विराम चिन्हों की गलती होती है तब भी यह अशुद्ध माना जाता है वाक्य। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर भी अल्प विराम की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह यहाँ पर भी पूर्ण विराम दिया है, तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, तुम कहाँ जा रहे हो। इसी तरह अरे तू कब आई, यहाँ पर अरे तू कब आई इसकी जगह यहाँ पर जो अरे है इसके अल्प विराम के स्थान पर आएगा विस्मय बोधक चिन्ह, और तू कब आई प्रश्नवाचक है इसलिए यहाँ पर आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से विराम चिन्हों का प्रयोग भी अशुद्ध होने पर भी वाक्य हमारा अशुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट है मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ। मुहावरों का प्रयोग भाषा का सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए काम में लिया जाता है। इनके प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए ताकि इनका जो प्रयोग है वह हास्यास्पद न हो, मतलब मजाक का पात्र न बने। हम कई बार जिनको मुहावरे का सटीक ज्ञान नहीं होता वह मुहावरों का प्रयोग करते हैं, पर वह हास्य या मजाक का विषय बन जाता है। देश का प्राण कुर्बान करना सैनिक का धर्म है। देश का प्राण नहीं, देश पर प्राण कुर्बान करना सैनिक का धर्म है। देश पर प्राण कुर्बान नहीं आता, न्योछावर करना आता है। न्योछावर करना सैनिक का धर्म है। तो प्राण न्योछावर करना एक मुहावरा है, कुर्बान करना नहीं है। तो ये मुहावरा को इन्होंने गलत प्रयोग किया, या आधा मुहावरा और आधा दूसरा शब्द प्रयोग किया, तो ये गलत अर्थ देता है और अशुद्ध वाक्य बन जाता है। फिर है जले पर नमक मत छिड़को, है ना। जले पर नमक मत छिड़को नहीं, घाव पर नमक मत छिड़को आता है। ठहर जाओ आटे दाल का भाव ज्ञात हो जाएगा, ठहर जाओ आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। इस प्रकार से मुहावरों का गलत प्रयोग भी हमें हास्यपद स्थिति में ला सकता है, या वह हमारे वाक्य को अशुद्ध बना सकता है। जैसे कि यहाँ पर है यह चुपचाप दम साधे उठ खड़ा हुआ, जबकि यहाँ पर आना चाहिए वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा। खड़ा हुआ नहीं, पड़ा रहा। वह चुपचाप दम साधे उठ खड़ा हुआ नहीं, साधे पड़ा रहा आना चाहिए। तो यहाँ पर मुहावरों का सही प्रयोग किया जाना भी हमारे वाक्य को शुद्ध करता है।
नेक्स्ट है स्वर मात्रा एवं व्यंजन की अशुद्धियाँ। जैसे कि यहाँ पर मात्राओं की गलतियाँ हैं। जैसे राम परीक्षा में प्रथम आया, परीक्षा में हमेशा दीर्घ इकार आता है, तो परीक्षा आएगा, राम परीक्षा में प्रथम आया। पद्मावत अवधि भाषा का ग्रंथ है। अवधि तो समय अवधि होता है, अवधि में दीर्घ आता है। भाषा जो अवधि शब्द है उसमें दीर्घ ई आता है, तो पद्मावत अवधि भाषा का ग्रंथ है। तो स्वर या मात्रा या व्यंजन की जब अशुद्धि होती है तब भी वह वाक्य अशुद्ध हो जाता है। वह चाय का आदी हो चुका है, वह चाय का आदी हो चुका है। आदि आदि का मतलब तो इत्यादि होता है इसके आगे, और आदि का मतलब है आदत, जिसको पड़ गई है ऐसा। तो हम जब स्वर और मात्रा व्यंजन की अशुद्धियों का भी ध्यान रखेंगे वाक्य को शुद्ध करने के लिए। नेक्स्ट और अंतिम है अंग्रेजी प्रभाव से होने वाली अशुद्धियाँ। जैसे कि उसने मुझे चाय पर बुलाया है, उसने मुझे चाय के लिए बुलाया है। अंग्रेजी भाषा का जो प्रयोग है या अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण भी हम गलत बोलते हैं। जैसे कि इंग्लिश जानने वाले लोग कहते हैं हमें हमारा हिंदी में हाथ तंग है, और जानबूझ के वह हिंदी को सही तरीके से उच्चारण नहीं करते या गलत लिंग या लकारों का प्रयोग करते हुए और उसको अशुद्ध बना देते हैं। तो वह गलत होगा। चाय पर बुलाया है कभी भी नहीं होता, चाय के लिए बुलाया है होना चाहिए। दूसरे साथियों को भी नमस्कार भेजता हूँ, दूसरे साथियों को भी नमस्कार स्वीकार हो, इस प्रकार से आएगा। आप कल इंदौर जाएंगे ऐसा मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप कल इंदौर जाएंगे। तो ये अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण हम गलत बोलते हैं, तो इसे भी अशुद्धि का कारण माना जाएगा। और हमें अपने वाक्य को शुद्ध करने के लिए हमें इन सब कारणों का ध्यान रखना पड़ेगा। इन सब कारणों में से अगर कोई कारण अशुद्धि का है तो उसे सही करेंगे और वाक्य को हम शुद्ध कर सकते हैं। तो वाक्य शुद्ध करने के हमने 17 नियम पढ़े, इन सबको आप ध्यान से देखेंगे और इससे हम इनके अलावा और वाक्य में कोई अशुद्धि का कारण नहीं बनता। धन्यवाद।